This is the Amresh JE of Amresh Harsh Academy, and this is the crash and revision course for batch is Harsha Spandan and chapter number 8 gravitation, and this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are short formula lists. पहले ये जानेंगे, फिर लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे, माने ये कॉन्सेप्ट है कि जो कि आपको पढ़ना है, लर्न करना है सारा. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड नेक्स्ट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. ठीक है, स्टेप वेलोसिटी क्या है, मतलब एक ऐसा वेलोसिटी इस पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो वो लौट के नहीं आएगा, स्पेस में चली जाएगी. उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सब डिस्कस करेंगे. फिर सैटेलाइट किसको कहते हैं, सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको कहते हैं, एक ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ से हमेशा रुका हुआ दिखाई पड़ता है, लगता है कि वो रेस्ट में है. तो कैसे ऐसा, जबकि अर्थ तो हमारा रोटेट कर रहा है, तो वो कैसे रुका हुआ दिखाई पड़ रहा है. इसका अर्थ है कि मेरा भी जो वेलोसिटी है वो अर्थ का, उसका उस सैटेलाइट का भी वही वेलोसिटी है. ये सब बातें जानेंगे और लास्ट में अमरेश क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपके लिए चूज किए हुए हैं. ठीक है, व्हाट इज द ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन. देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरे यूनिवर्स में लगता है, पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. अगर मैं इस रूम में हूं तो मैं अपनी इस रूम के दीवार को अपनी तरफ खींच रहा हूं, वॉल को खींच रहा हूं, ये वॉल भी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाली वॉल भी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाली जो बल्ब है ये भी खींच रहा है, ये जो मग रखी हुई है वो भी मुझे खींच रहा है, ये जो मोबाइल रखा हुआ है वो भी खींच रहा है, मैं भी खींच रहा हूं. मतलब कहने का मतलब सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. यस. अगर मैं अर्थ पे हूं तो ये अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मून अर्थ को कर रहा है, अर्थ फिर सन को कर रहा है, फिर सन मून को, सन अर्थ को, मतलब सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. हाँ. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव नहीं होता. किसी भी दो बॉडी, आगे जाके आप लोग जब हायर स्टडी करेंगे तो वहां मैं प्रूव कराऊंगा कि दो बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्यों अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव क्यों नहीं होता. उसका मैथमेटिकल में फॉर्म बताऊंगा जिसके कारण प्रूव हो जाएगा कि वो अट्रैक्टिव ही हमेशा होते हैं. जितने भी ये जितने मतलब ये जो यूनिवर्स है इसमें जितने भी प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड जो भी है सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. किसी एक में भी चेंज आता है तो दूसरे में पार्शियली चेंज दिखता ही दिखता है. यस. अगर तुम अपने इस घर में, इस रूम में एक टेबल को उठा के इस जगह से उस जगह कर दोगे तो ओवरऑल रूम के माने किसी भी रूम का जो फोर्स है, फोर्स कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एनी मीडियम. अगर दो बॉडी है, इन दोनों के बीच का सेंटर का जो बीच का है उसका डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स काम करेगा. इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, न्यूटन ने इसको सबसे पहले बताया था. तो F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एकदम याद होना चाहिए. What is the intensity of gravitational field. मान लो ग्रेविटेशन हो रही है, दो बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. ये ग्रेविटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी स्मॉल जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रेविटेशनल की बात कर रहा हूं जो किसी भी दो बॉडी के बीच लगता है. हाँ. देखो, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों डिफरेंट है. जब अर्थ किसी बॉडी पे फोर्स लगाता है तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. उसकी जो एक्सीलरेशन होती है उसी को ग्रेविटी कहते हैं. ग्रेविटी एक तरह का एक्सीलरेशन होती है, उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. अच्छा.
यस सर। और जब अर्थ किसी पे फोर्स लगाता है या अर्थ पर कोई फोर्स लगाता है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ जब किसी पे फोर्स लगाता है तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उसके थ्रू जो एक्सीलरेशन होता है उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यस। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम बॉडी मास ऑफ m, तब क्या होगा? तो I इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर विच इज कॉल्ड माइनस dB बाई dr। इसी को कहते हैं माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को कहा जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड I इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr। यस सर। Gravitational potential at a point r distance apart from a body of mass m। मैं बताऊंगा आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जब किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, सॉरी। और जब किसी मास को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, यूनिट मास है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर m मास है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। एट इंफिनिटी v मैक्स इक्वल टू 0, मैक्सिमम पोटेंशियल 0 होती है, वो भी इंफिनिटी। अच्छा, ये मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता? इससे ज्यादा नहीं होता, इसलिए नेगेटिव होता है। कहने का मतलब अट्रैक्टिव होता है, यही कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट ऑफ मास m, रेडियस r एंड डेंसिटी रो। ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, स्मॉल g इक्वल टू जी एम अपॉन आर। यस, ठीक है। मास को डेंसिटी के टर्म में चेंज कर दीजिए तो 4/3 पाई जी आर रो। मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू डेंसिटी रो। ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर स्क्वायर आर क्यूब कट तो आर बचा, तो 4/3 पाई जी आर रो। यस सर। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ जी। जी की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। अब कहोगे सर बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जी कांस्टेंट होता है, 9.8 हमेशा होता है। हाँ, अर्थ के सरफेस पे वो कांस्टेंट होता है, एक जगह पे, दो जगह पे ऐसा। लेकिन अर्थ के सरफेस पे भी अगर एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती घटती भी है। अच्छा, हाँ। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से नीचे या ऊपर या नीचे चले जाएंगे तो भी जी की वैल्यू बढ़ती घटती है। यस सर। Above the surface of the earth at a height h, g dash is equal to g into r square upon r plus h का होल स्क्वायर। मैं डराइव आगे कराऊंगा भी, which is the g into 1 minus 2h upon r। नीचे जितनी हाइट आप ऊपर जाते जाओगे ग्रेविटी घटती चली जाएगी। सबसे ज्यादा ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे होती है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 ले लेते हैं। यस। अगर तुम किसी कुएं में चले जाते हो, वहां पे ग्रेविटी कम होता जाता है, डेप्थ में जा रहे हो तो ग्रेविटी कम होगी। तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d, यू नो दिस इज द g डैश इक्वल टू g into 1 minus d upon r। एक मिनट, जी डैश, हाँ, यस। g डैश इज इक्वल टू g into 1 minus d upon r। अगर आपने कहा कि डेप्थ जो है रेडियस के, अर्थ के रेडियस के इक्वल है, मतलब सेंटर पे अगर बात कर रहे हैं तो r पुट कर दीजिए, 1 minus 1 0, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी 0 होती है। अगर तुम सेंटर पे किसी बॉडी को रख दोगे तो वो कहीं भी खिंचाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अगर ऊपर रखते हो तो उस अर्थ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगी वो। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जब रोटेट करती है उसकी वजह से भी ग्रेविटी में चेंज आता है। ठीक है। अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अर्थ की, थीटा लैटिट्यूड जो है वो थीटा है, अगर ये अर्थ आपके पास यहाँ पे लैटिट्यूड अगर है, ये थीटा एंगल पे अगर है यहाँ पे, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, g इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट में,
मेन कोर्स में, तो मैंने बताया था थीटा की जगह लैम्डा लिख दिया था, जी डैश इज तब इक्वल टू lambda, जी इनटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। इसका मतलब अर्थ के रोटेशन पे भी अर्थ ग्रेविटी का अब फर्क पड़ता है। अगर अचानक अर्थ की रोटेशन बढ़ जाए तो ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी, या घट जाए तो भी चेंज हो जाएगी। हाँ, सोचो हम लोग कितने बैलेंस्ड कंडीशन में है, जरा सोचो। हमारे अर्थ का हाँ, टेम्परेचर 50 से नीचे ही है, 52 55 से नीचे है। अचानक हमारे अर्थ का टेम्परेचर 100 हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हम लोग क्या जिंदा रहेंगे क्या? यस, नहीं, अगर पूरे अर्थ का जो है -40 -50 हो जाए पूरे अर्थ का, तो भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर सन से बहुत क्लोज चले गए तो भी हम लोगों का जिंदा रहना मुश्किल, सन से बहुत दूर चले गए तो भी रहना मुश्किल। अचानक अर्थ यस, ज्यादा जोर से घूमने लगा, ग्रेविटी की वजह से हम लोग दूर जाने लगेंगे, या हम लोगों के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आने लगेगा। यस सर, हम लोग अगर डेप्थ में ही जाके रहने लगे, इसलिए बेसमेंट में लोगों को रहने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू वहां डिफर करती है, जिसके कारण उसको फिजिकल प्रॉब्लम होने लगते हैं। हाँ, इसलिए जब भी एस्ट्रोनॉट नीचे से ऊपर जाता है तो उसको पहले हैबिचुअल किया जाता है उस कंडीशन में रख के, हाँ, हाँ, यस, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी घटती रहती है। ग्रेविटी घटेगा तो इसका मतलब क्या है, हम लोग के बॉडी में भी खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। स्पेशल केसेस एट पोल, अगर पोल पर बात करें तो पोल पे थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होती है, देख लीजिए, दिस एंगल इज द 90 डिग्री। तो जी डैश इक्वल टू जी विच इज द मैक्सिमम, इसीलिए पोल पर मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, ठीक है। यस, तुम कहोगे सर आपने तो बोला था अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होती है, हाँ सरफेस पर होती है, और उस सरफेस में भी सबसे ज्यादा पोल पर होती है। यस सर, इसीलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेट जो होती है वो पोल पर होती है। हाँ, इसके लिए मैं बच्चे को छोटा सा स्टोरी सुनाया करता था कि ऐसा है कि किसी को 1 केजी आलू इक्वेटर पे कर्ज ले लो और उसको जाके पोल पे जाके चुका दो, देखना थोड़े आलू तुम्हारे बच जाएंगे, थोड़े रेट बच जाएंगे। हाँ, इक्वेटर से पोल पर जाने में तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो अलग बात है। हाँ, भाई आलू क्यों लोगे, गोल्ड ले लो, किसी को बोलो ठीक है 2 केजी गोल्ड मुझे तुम यहाँ पे दे दो, ठीक है, इक्वेटर पे इलाहाबाद के आसपास जाके ले लो। ये मेन इक्वेटर जहां से क्रॉस कर रही होती है अर्थ के ग्रुप पे, ठीक है। अब वहां ले लो, हाँ, खरीद लो 2 केजी गोल्ड, बोलो चलो तुमको 2 केजी गोल्ड उधार जो है वापस कर देते हैं, चलो कहाँ पे जाके तुमको साइबेरिया में जाके रिटर्न करेंगे। तो देखोगे थोड़ा गोल्ड का तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, यस सर, क्योंकि सेम सामान का वहां पे वेट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो तुम तो कम ही सम वेट हाँ, दोगे ना उसको। तो हियर यू नो यस, दिस इज द मैक्सिमम वेट। इक्वेटर पे यस, थीटा 0 डिग्री होती है। इक्वेटर किसको कहते हैं, ये इसको इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ के चारों साइड बीच में से क्रॉस कर रहा होता है। तो यू नो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ पे ग्रेविटी मिनिमम होती है, इसलिए वेट भी मिनिमम होता है। किसी आदमी को अगर मेजर करना हो तो ना ही पोल पे मेजर करो ना ही इक्वेटर पे मेजर करो। इक्वेटर पे वो 50 केजी का भी है तो कम का लगेगा, अब पोल पे यस, उसको जो है कम का भी है तो ज्यादा केजी का वेट लगेगा। उसको बीच में कहीं मेजर करो जहां पे जी मॉडरेट है। यस, तो तुम कहोगे सर जीपी माइनस जी क्या होगा, मतलब पोल पर ग्रेविटी और इक्वेटर पर ग्रेविटी का डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों को निकाल लीजिए, जी डैश माइनस जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो यू नो दिस इज द आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो पोल पर और इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू डिफर करती है, वो आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो डिफरेंस इन द वेट ऑफ अ बॉडी एट पोल एंड इक्वेटर कितना डिफरेंस करेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यस सर, और अब क्लियर है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। मान लो कोई दुश्मन है, तुम उसको नहीं देखना पसंद करते हो, ठीक है, तुम चाहते हो वो तुम्हें दिखे ही नहीं, तुम उसको एस्केप वेलोसिटी से स्पेस में फेंक दो, ठीक है, वो कभी लौट के नहीं आएगा। एस्केप स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ, 11.2 शुद्ध हिंदी, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड
अगर उसको फेंका जाए नीचे से ऊपर की तरफ तो वो बॉडी कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगी। इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला डराइव भी किया था हम लोगों ने, v इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर, उसी को अंडर रूट 2gr कहते हैं। यस माइल पर सेकेंड में इसकी वैल्यू होती है 7 माइल पर सेकेंड। लेकिन मून में जो है, मून पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिफर होती है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर कम होता है, इसलिए वहां पे 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब मून पर किसी चीज को फेंकना ज्यादा इजी होगा, एस्केप करना ज्यादा इजी होगा। यस हाँ क्लियर है गौरव? यस सर। व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी? आपको पता है कि हम लोगों के जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे एक ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। सन के चारों साइड एक ऑर्बिट बना होता है, उसके पे वो मूव करते रहते हैं, या यूं कहो कि रोटेट करते रहते हैं। तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो होती है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। एंड यू नो v नॉट इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस x जो डराइव किए हैं, इसी को 5 माइल पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ। अर्थ के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में वो 8 किलोमीटर ट्रेवल करती है। यस x इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी अबव अर्थ सरफेस। अगर x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि the satellite is close to the earth, then you know v naught equal to under root gm upon r means under root gr। तो तुमको कि सर एस्केप वेलोसिटी में ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आता है? v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वी नॉट। मतलब v एंड v नॉट आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मास पे डिपेंड नहीं करता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट? ठीक है, अगर एक सैटेलाइट पूरा रिवॉल्व करता है कितना टाइम लेता है? तुम कहोगे सर 24 आवर तो लेता है वो। अरे भाई वो मून लेता है, लेकिन सारे सैटेलाइट, अलग अलग सैटेलाइट क्या 24 आवर थोड़ी लेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन gm। अगर x की वैल्यू 0 है देन t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब। इसी को केपलर्स लॉ कहते हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर is directly proportional to the radius का cube। Now learning and revision for the day। What is the universal law of gravitation? ठीक है, यूनिवर्स में अगर ये दो बॉडी है जिसका मास m1 एंड m2 है, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, then you can say that gravitational force F is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance। तुमको कहोगे सर ये पता कैसे चला? न्यूटन ने सबसे पहले कहा था कि in this universe each body attracts other body with a force that is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। यस जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, मैंने पहले जो है दोनों को कंबाइन करेंगे, तो ऑन कंबाइनिंग you know F is directly proportional to the m1 m2 upon r square। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, उसको कैपिटल G कहते हैं। ठीक है, इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो यू नो मैंने लिख दिया है, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन SI सिस्टम द वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G? m टू द पावर -1 L क्यूब T टू द पावर -2। तुमको क्या सर कैसे पता? प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ कर देते हैं। F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यू नो G इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यू नो द डायमेंशन ऑफ G इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt टू द पावर -2, डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर दैट इज द L स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ m इंटू m दैट इज द m स्क्वायर। सो यू नो m टू द पावर -1 L क्यूब T टू द पावर -2। देखिए प्रूव हुआ या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही जो हम लोग जी जो बोलते रहते हैं वो यही होता है। इसकी वैल्यू कैसे पता कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हम लोग प्रूव करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। जब किसी बॉडी को ऐसे फ्री फॉल करते हैं, देखो ये मैंने छोड़ा, तो इसकी जो एक्सीलरेशन होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट होगी और वो जी होगी, उसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कहते हैं। हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जब किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर छोड़ते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड करता है, जिसको क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, यस। लेकिन जब हम लोग स्पेस में, एयर में जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो एक वेलोसिटी एक्सीलरेशन अटेंड करता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन अटेंड करता है, उसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एकदम बेटा फील करो एकदम कि पानी में जाके किसी चीज को कूदा रहे हो, छोड़ दे रहे हो तुम, देखना वो थोड़े टाइम के बाद एक वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी अटेंड कर लेगा। लेकिन यहाँ फिक्स वेलोसिटी नहीं, यहाँ वेलोसिटी चेंज होता रहता है हर समय, तो यहाँ पे फिक्स एक्सीलरेशन जो है अटेंड कर लेता है। तो यू नो द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम कहोगे सर कैसे, प्रूव करके दिखाइए, ठीक है, कि वैल्यू फॉर्मूला कैसे होता है। ये देखिए, ये आपके पास एक अर्थ है जिसकी रेडियस r है, ये इसका सेंटर है। अर्थ का जो मास है कैपिटल M है, और किसी बॉडी का मास जो सरफेस पे रखा है वो स्मॉल m है। माना ऐसे समझ लो, ऐसे देखो ये बॉल है, माना अर्थ है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच फोर्स कितना काम करेगा, तो वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाइए, F equal to G into capital M into small m upon R square. This force imparts an acceleration of the mass m, which is known as the acceleration due to gravity. उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ग्रेविटी का मतलब फोर्स समझ लेते हैं। हाँ, बट ग्रेविटी एक तरह का प्रोसेस है। अच्छा, ये समझो, ग्रेविटी में बहुत सारे टर्म आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, हाँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब आतिया ये है, अब ये आतिया की पेन है तो क्या बोलेंगे? आतिया की पेन, आतिया की बुक, आतिया का घर, आतिया की होने वाली वाइफ, ऐसा। यस, कहने का मतलब ये जो आतिया है यहाँ पे उसी तरह, उसी की कंडीशन पे, यहाँ ग्रेविटी है, उसका अगर एक्सीलरेशन हो रही है तो उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। हाँ, इन शॉर्ट हम लोग ग्रेविटी को फोर्स कह देते हैं, समझ जाते हैं कि ग्रेविटी का मतलब है अर्थ जो फोर्स लगाता है, ऐसा इन शॉर्ट हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, यस। तो यू नो बाय द न्यूटन्स लॉ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या होगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मास क्या है? एम। एम और एम को कट कर दीजिए, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिख लीजिए कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी की वैल्यू डाल दो, ठीक है, कैपिटल एम की वैल्यू डाल दीजिए और आर की वैल्यू डाल दीजिए। अब कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 6 × 10⁻24 kg। रेडियस की क्या वैल्यू होती है अर्थ की? 6.4 × 10⁻6। जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप लोग एकदम याद रखना बेटा सब। जब सबको सब्स्टिट्यूट कर दोगे और मेरे फर्स्ट कैलकुलेशन का यूज करोगे तो वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों को याद रख लेना है। यस, क्लियर है? Yeah. वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमें पता करना है कि एक हाइट पर जी की वैल्यू क्या होगी, एक डेप्थ में जी की वैल्यू क्या होगी। द वैल्यू ऑफ जी इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट and can vary in same cases. जैसे फर्स्ट नंबर,
वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट अ हाइट h, मतलब इस h हाइट पर हमें अर्थ के सरफेस से h हाइट पर हमें ग्रेविटी पता करना है कितना होगा। पहले देखो यहां से यहां अगर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो g इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, gm अपॉन r स्क्वायर होता था या नहीं है गौरव भैया? अगर यहां पे पता करना है तो इसको g डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यस और नो? हाँ समझा या नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो भाई ऐसे मत, सिर्फ ऐसे नहीं करना है, समझ में आ रहा है तो बोलो कि हाँ, और नहीं आ रहा है तो बोलो ना। आ रहा है? तो बहुत बच्चे ना ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे, समझ में नहीं आ रहा कि हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। मेरी मेरे फादर कहा करते थे ये चीज, ठीक है, और मदर सपोर्ट करती थी, हाँ को हाँ बोलो, ना को ना बोलो, ज्यादा लाइफ में सपोर्ट ये रहोगे, ठीक है। यस सर, देखिए यहाँ पे सरफेस पर क्या है, g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, h हाइट पर क्या होगा, ठीक है, gm अपॉन आर प्लस h का होल स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकाल दो तो क्या हो जाएगा भाई, g डैश अपॉन g इक्वल टू gm, gm कट हो गया, ठीक है। हाँ अब r प्लस h का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ठीक है, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, g इंटू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ऊपर भी आर स्क्वायर नीचे भी आर स्क्वायर कॉमन ले लो और ये बाइनोमियल लगा दीजिए, देन यू नो दिस इज द g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। करके दिखाऊं क्या? चलिए कर देते हैं। जी इंटू आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ऊपर 1 बचा और नीचे आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर कट। अब इसको नीचे से ऊपर ले गया तो क्या हुआ, 1 प्लस h अपॉन r टू द पावर माइनस 2, बाइनोमियल लगा दीजिए अप्रोक्सीमेटली, तो g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r प्रूव। यस, जबकि h की वैल्यू r से बहुत छोटा है तब, तो यू नो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। इसका मतलब क्या है कि हाइट बढ़ने पर ग्रेविटी घटती चली जाएगी। हाँ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट अ डेप्थ h या डेप्थ d, सॉरी यहाँ पे d लिया है, d ले लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन इसमें किया ही आप लोगों ने, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन r, ठीक है। यस, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ d इक्वल टू r, तो हेंस g डैश इज इक्वल टू 0। सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ g विद शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप की वजह से भी ग्रेविटी में चेंज आता है। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बचपन से आपने सुना हुआ होगा कि अर्थ जो है ऑरेंज की तरह होता है, नारंगी की तरह होता है, मतलब दोनों कोने में वो चिपटे होते हैं थोड़े से। इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस आउट एट द इक्वेटर, सो द इक्वेटर रेडियस RE ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। देख लो ये यहाँ पे पोल्स है, देखो इसकी रेडियस ज्यादा है, क्लियर है? पोल है वो रेडियस ज्यादा है, हाँ सर। इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है, पोल का रेडियस कम है, पोलर इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है हाँ, और पोल का रेडियस कम है, क्योंकि पोल के साइड से कम होता है ना। इक्वेटर रेडियस RE ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। यस सर। और कितने किलोमीटर का डिफरेंस होता है अगर निकालें तो RE माइनस RP इज इक्वल टू 21 किलोमीटर होता है। तो यू नो g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल। तो इसमें उल्टा मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो गया, ग्रेविटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, यस और नो? यस, पोल ऑफ ग्रेटर देन, हाँ। क्या दिक्कत होगा गौरव? इक्वेटर से ज्यादा होगा पोल, यस। तो यू नो gravity at pole is greater than the gravity at equator, means the value of g is minimum at the equator and maximum at the poles. That's why the weight of the body increases when it is taken from the equator to the pole.
अब तुमको कि कितना वेरिएशन होता है, तो ओनली 0.5%। पोल्स और इक्वेटर के बीच में जी का जो डिफरेंस होता है वो 0.5% होता है। Yes. Now variation in the value of g due to rotation of the earth. So you know, due to rotation of the earth, the value of g decreases as the speed of rotation of the earth increase. अचानक अगर अर्थ की स्पीड को इंक्रीज कर दें तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो तुम कहोगे कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, कहां से आया ये? तो ये डराइव किया जाता है, इसको सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, और फॉर्मूला ये था, तो जीरेस इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस, नहीं, ये न्यूटन लैपलेस थ्योरम, न्यूटन लैपलेस टीलर एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है, तो जीरेस इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसी को थीटा को बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा लिख देते हैं। ठीक है, ये लैम्डा यहाँ वाला जो एंगल है उसको लैम्डा कहते हैं। जो रेडियस और इस इक्वेटोरियल प्लेन जो है उस पे उसका जो रेडियस है उसके बीच में, पोल रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस के बीच का जो एंगल बनता है, तुमको कि नहीं समझे ये, सपोज करो एक पॉइंट से यहाँ पे ऐसा मान लो कि अर्थ रोटेट होके यहाँ गया और ये अर्थ का जो है मेन रेडियस यहाँ से है, हॉरिजॉन्टल रेडियस है, तो ये जो एंगल बनाता है इसको लैम्डा कहते हैं। इसी को एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो यू नो दिस जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी, विच इज इक्वल टू जी से मल्टीप्लाई कर दिए जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर है? तो हम लोग ये जितने भी अभी पढ़े हैं उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज टू रिड्यूस द इफेक्ट वैल्यू ऑफ जी। The effective value of g is not truly in vertical direction, 0। अगर इक्वेटर की बात करते हैं, मतलब इसकी बात करते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा की जगह में 0 पुट कर दीजिए, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यू नो g डैश इज इक्वल टू g into 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 बोल दिया मैंने, g डैश इक्वल टू g into r ओमेगा स्क्वायर, व्हिच इज द मिनिमम वैल्यू। अगर पोल की बात करते हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, देन at the poles delta is equal to 90 डिग्री। तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मैं इसको डेल्टा बोल रहा हूँ तो भी हाँ कह रहे हो, लैम्डा बोल रहा हूँ तो भी हाँ कर रहे हो। पर वो तो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं ना, तो मतलब वैल्यू से मैटर यहाँ लैम्डा लिया है तो लैम्डा ही बोलना चाहिए ना, तुम तुरंत मना करो, तो गलत बोल रहे हो आप। ओके आप थोड़ी है कि जो भी बोलोगे वही सही हो जाएगा, कुछ गलत भी बोल रहे हो आप यहाँ पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो जी डैश इक्वल टू जी विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? यस, ओके। Next question, draw a graph showing the variation of acceleration due to gravity g with distance r from the center of the earth। इसको ऐसे भी बोलते हैं, plots graph of g versus r from the center of the earth। सपोज करो r की वैल्यू ग्रेटर देन r है। ठीक है, तो पहले जी एच अपॉन जी निकाल लेते हैं, मैंने जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यस और नो? हाँ, जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर बोल सकते हैं, वेयर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। तो यू कैन से दैट जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यू कैन से दैट जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। क्लियर है गौरव? समझ रहे? यस। तो फॉर पॉइंट्स lying inside the earth, lying inside the earth, क्लियर है आतिया? lying inside या outside, मतलब क्या हो गया, r is less than r, r less than। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग इसको जी डी नाम दे देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, g इंटू आर माइनस डी अपॉन में r, ऐसी को हम लोग g इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, या यू लिख सकते हैं कि जी डी इज इक्वल टू g इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो आई कैन से दैट जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r, यस और नो? हाँ, बट इसको भी हम लोग r ले सकते हैं, सेम ये करके। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है मुझे ये बता दो पहले।
अब और हाइट points लाएंगे में इनवर्सली नहीं, ठीक प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर और डेप्थ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो वही मैं लिख रहा हूं कि अगर यहाँ पे सेंटर की बात करते हैं, यहां से बढ़ते जाते हैं, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इनसाइड द अर्थ, सरफेस में मैक्सिमम, और आउटसाइड द अर्थ देखो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर। सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है जी, अर्थ के सरफेस पे Yes. जो है जी होता है और सेंटर पे 0 होता है। हम्म, अगर 2r पर बात करें तो देखो g/4 होता है, 3r पे बात हम्म। करें तो g/9 होता है, 4r पर बात करें तो g/16 होता है। हाँ, ठीक है, यस, तो कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक, और सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर वहां से कम होता चला जाता है। क्लियर? यस सर, हाँ। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं पहले समझिए। जैसे हम लोग कहते हैं पैडी फील्ड, धान का खेत, तो वहां धान होता है इसलिए पैडी फील्ड कहते हैं उसको। वीट फील्ड Yes. बोलते हैं जहां वीट वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, Yes, sir. उसी तरह हाँ। जहां पे ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट होता है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी in which its gravitational force of attraction can be experienced is called gravitational field। मान लो ये एक बॉडी है, इसके ये चारों साइड यूनिवर्स इंफिनिटी तक जो फील्ड होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड एक तरह का स्पेस होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी टेस्ट मास डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट मास व्हेन प्लेस्ड एट द डिजायर्ड पॉइंट। इसका ऐसे कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, लिख लीजिए कॉपी में, I is equal to F upon m0, where m0 is called test mass। ठीक है, कैसे? ये बॉडी है, इसका मास कैपिटल M है, यहाँ पे एक छोटा सा मास स्मॉल मास लिया मैंने, टेस्ट मास लिया, और यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो r है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? F upon m0। F upon m0, yes। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मास का होता है केजी, तो न्यूटन पर केजी। Gravitational intensity at a point situated at a distance r from a point mass m is I equal to gm upon r square। ठीक है, gm upon r square, yes। हाँ, gm upon r square। फोर्स के वैल्यू आंसर आता जाएगा यहाँ पे। Gravitational field intensity due to a solid sphere like earth which has the mass m radius r, तो r डिस्टेंस पर क्या होगा? I equal to gm upon r square। सरफेस पर क्या होगा? gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। फॉर अ पॉइंट r इज लेस देन r, माने इनसाइड कितना होता है? तो gm स्मॉल r अपॉन r क्यूब। तो क्यों तुम क्या देख रहे हो? इनसाइड में क्या हो गया? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। सरफेस पर क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कैपिटल R कांस्टेंट होता है इसलिए कांस्टेंट हो गया। और बाहर साइड में क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, माना I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R इनसाइड द अर्थ, सरफेस पे मैक्सिमम, और सरफेस के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। yes। Yes, sir. Now, due to a body in the form of uniform shell, gravitational field intensity at a point outside the shell, अगर आउटसाइड की बात करें तो I क्या होगा? gm अपॉन r स्क्वायर। लेकिन जब ये यूनिफॉर्म शेल रहे तब ऐसा होता है। ठीक है, बट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज 0। मैं लिख देता हूं कि अगर ये शेल है तो अंदर में जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। बाहर साइड सरफेस पर जो है कांस्टेंट होती है, और बाहर भी ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है gm अपॉन r स्क्वायर। ये शेल के लिए मैं बता रहा हूं।
हाँ, लेकिन Yes. स्फेयर के लिए ये होता है, क्योंकि सॉलिड स्फेयर अर्थ जो है एक सॉलिड स्फेयर है, इसके लिए ये वाला रिलेशन होता है। और कौन सा? शेल के लिए अच्छा। अंदर में 0 बाद में कांस्टेंट। क्लियर है? Yes, sir. Now, gravitational intensity at a point due to the combined effect of different point masses. मान लो ये पॉइंट मास है m1, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा, इसका नाम I1 लिख दिया। m2 होगा इसकी वजह से I2, m3 होगा उसके लिए I3, उसी तरह I4, इसी तरह डॉट 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 IN। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी टोटल क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ठीक है, किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट जो वर्क करना पड़ता है उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। हाँ. तो डेफिनेशन क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड is the work done in bringing a unit mass from infinity to that point. And a gravitational potential is equal to work done upon m0। इसी को ऐसे लिखते हैं, log m0 tends to 0, work done upon m0। लेकिन अगर ड्यू टू अ पॉइंट मास डिस्कस करना चाहे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? v इक्वल टू माइनस gm अपॉन r। Gravitational potential is always negative and it is a scalar term and its SI unit is joule per kg. You know, for solid sphere at a point outside the solid sphere, V equal to minus capital G capital M upon R. At the surface, at the point on the surface, V equal to minus GM upon R. हाँ. और एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर r इज लेस देन r। लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज होता है। v इक्वल टू माइनस gm अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, विच इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन 2r इंटू 3 माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। Yes. This is also important. At the center of the solid sphere, V equal to minus 3 gm upon 2r, which is the 3 upon 2 of V surface. और spherical shell, अगर spherical shell है तब gravitational potential क्या होगा? At a point outside the shell, you know, V equal to minus gm upon r, where r is the greater than capital R। माना ये shell ऐसा है और ये यहाँ की बात हो रही है r डिस्टेंस पे। एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, अगर शेल का यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, सरफेस पे बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ रेडियस r होती है, इसलिए v इक्वल टू माइनस gm अपॉन r। एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, अगर अंदर की बात हो रही है, यहाँ कहीं बात हो रही है, तो v इक्वल टू माइनस gm अपॉन कैपिटल R, विच इज इक्वल टू v सरफेस। मतलब सरफेस के बराबर ही होता है। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? ठीक है, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट v सरफेस, ऑप्शन नंबर सेकंड 3/2 ऑफ v सरफेस, ऑप्शन थर्ड कुछ और, ऑप्शन फोर्थ कुछ और दे देगा। आपको याद होना चाहिए, फैक्चुअल टाइप का पार्ट है ये। v इक्वल टू v सरफेस, शेल के लिए ऐसा होता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए नहीं होता। सॉलिड स्फीयर के लिए होता है v इक्वल टू 3/2 ऑफ v सरफेस। क्लियर है? Yes. रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? ठीक है, if r1 and r2 are the position of 2 points in the gravitational field with intensity I, then change in gravitational potential is equal to what? तो you know v vector of r2 minus v vector of r1 is equal to क्या लिख सकते हैं? माइनस आई डी आर फ्रॉम r1 to r2। यस और नो? क्यों? क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर, हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो dv इक्वल टू क्या हो गया? माइनस आई डी आर।
दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर है? हाँ सो dv इज इक्वल टू माइनस आई डी आर। ठीक है, अब dr इज इक्वल टू क्या होता है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। यस और नो? आई इक्वल Yes. टू क्या होता है, आई एक्स आई कैप प्लस आई वाई जे कैप प्लस आई जेड के कैप। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ऑफ आई डॉट वेक्टर ऑफ dr। तो आई 1 हो गया, तो माइनस आई एक्स डी एक्स माइनस आई वाई डी वाई माइनस आई जेड डी जेड। ठीक है, तो यू कैन से दैट dv इज इक्वल टू माइनस आई एक्स डी एक्स माइनस आई वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस आई जेड डी जेड। तो I इज इक्वल टू, आई कैन राइट हियर माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y जे कैप माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा z के कैप। तुम कहोगे सर यहाँ तो आपको डिफरेंशिएशन लिखना चाहिए था, डेल्टा क्यों लिखा आपने? डेल्टा इसलिए लिखा क्योंकि डिफरेंशिएशन अलग अलग हो रहा है, एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग, जेड एक्सिस में अलग। इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, लाइक दिस। तो मैंने यहाँ लिखा है कि रिमेंबर दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन इंडिकेट्स दैट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल encounter along the variation of x coordinate, then other coordinates y and z are assumed to be constant। हमें ऐसा assume करना है कि ये constant है। क्लियर? Yes sir. Now Kepler's law of planetary motion। ठीक है, केपलर ने 3 लॉ दिए थे प्लेनेट के मोशन के अबाउट में। ठीक है, कि प्लेनेट का मोशन कैसा होता है, क्या रिलेशन है उसमें टाइम पीरियड का, या किस तरह से कोई भी प्लेनेट मूव करते हैं। इन्होंने इसके बेसिस पे 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड को कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। व्हाट आर द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स? पहले इसके लिए कहानी पहले मैं सुनाता हूं। पहले जानते हो, पहले क्रिश्चियनिटी हुआ करती थी कुछ कुछ कंट्री में, तो वो लोग समझते थे क्या कि अर्थ फिक्स्ड है और मून मतलब सन चारों साइड घूम रहे हैं। पहले भी बहुत सारे लोग और भी धर्म वाले सब अपनी अपनी बुक में अलग अलग चीज लिख चुके हैं। ठीक है, कि अर्थ फिक्स्ड है, सन चारों साइड में मूव कर रहा है। बाद में फिर कुछ धर्म आए, उन्होंने कहा, उसमें कुछ पर्सन ने आके कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले जो लॉ था उसको कहते थे ये बाद में कहते थे जियोसेंट्रिक। सॉरी, पहले वाले कहते थे जियोसेंट्रिक, और अब जो है अब हम लोग कहते हैं हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब होता था कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और सारे प्लेनेट और ऑर्बिट माना ये स्टार ये सब इसके चारों साइड चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब साइंस डेवलप हुआ तो उसमें प्रूव हुआ उसमें कि ऐसा है कि अर्थ भी सन के चारों साइड में चक्कर लगाते हैं। एक सोलर सिस्टम है उसमें चक्कर लगाते हैं, इसको हेलियोसेंट्रिक कहते हैं। पहले कहा जाता था कि अर्थ जो है रेस्ट में है तो सन चारों साइड गोल गोल घूमता है, मतलब कहने का मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करता है। लेकिन केपलर ने कहा नहीं जी, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब एलिप्स के फॉर्म में मूव करता है ऐसे। ठीक है, विद सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स, किसी एक फोकस पे सन रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक फोकस है, एलिप्स का फोकस होता है, आपको पता है, इसको कहते हैं, ये इधर वाले को कहते हैं मेजर एक्सिस और इस वाले को कहते हैं माइनर एक्सिस।
तो मेजर एक्सिस पे एक पॉइंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं फोकस। एलिप्स में 2 फोकस होते हैं। तो एक फोकस पर सन होता है। अगर ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है तो देखो ऐसे 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 करके अर्थ जो है रोटेट करता रहता है। जब सन से बहुत दूर होता है अर्थ, तो यहां ठंडी पड़ती है। और जब वो कहो बहुत क्लोज हो जाता है, मतलब यहाँ पे आ जाता है, तो उस समय में हम लोगों के यहाँ गर्मी पड़ रही होती है। हाँ, तो यू नो, तो ये जो और प्लेनेट जो मूव करता है अराउंड द सन, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। और सन फोकस पे होता है, सेंटर पे नहीं होता। तो अगर यहां से सपोज करो अर्थ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है, तो अर्थ जब सबसे दूर होता है सन पे, तो उस पॉइंट को कहते हैं एपेहेलियन या एपोजी कहते हैं इसको। यस। कहने का मतलब अभी मान लो ठंडा का टाइम है, ठीक है, हम लोग यहाँ ठंडी अभी चल रही है, तो इस समय में जो अर्थ हमारा है 24 दिसंबर को अर्थ यहाँ पे रहता है, सबसे ज्यादा दूर पे रहता है। अब धीरे धीरे देखो, अब गर्मी का टाइम आने लगेगा, सन ऐसे मतलब अर्थ जो है ऐसा 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 जाने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा ऐसा, और जब सबसे ज्यादा मतलब 24 जून को वो फिर देखोगे इतना क्लोज आ जाता है। इस पॉइंट को पेरीहेलियन कहते हैं या पेरीजी कहते हैं। तो कंक्लूजन इज दैट all planets move around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the focus of ellipse. Second one is called law of areas. ठीक है, the line joining the sun to the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. इसका मतलब है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट विद रिस्पेक्ट टू सन इज कांस्टेंट। उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा नहीं होती है। हम लोग क्या जानते हैं, घर में पूछोगे तो मम्मी वगैरह सब क्या कहेंगे पता है, कि ठंडी के दिन में ना हम लोग को काम नहीं कराना चाहिए क्योंकि दिन छोटे होते हैं। यस सर। गर्मी दिन में बड़ा काम, मतलब क्या कहते हैं, दिन बड़े होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखो टाइम तो उतना ही होता है, 24 आवर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी दिन में 26 घंटे का दिन और रात होने लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं। हाँ, गर्मी दिन में ये होता है कि सन जो है ज्यादा देर तक उगा हुआ दिखाई पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जो प्लेनेट मूव करती है उसका एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। That means which indicates that a planet moves faster near the sun and slowly when away from the sun. ठीक है, yes. इसका मतलब देखो यहाँ पे जो है सन बहुत स्लो स्लो तुमको, अर्थ जो है बहुत स्लो स्लो मूव करते हुए दिखेगा। यहाँ फास्ट, एक्चुअल में वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, लेकिन फास्ट इसलिए क्योंकि वो नजदीक से हम लोग देखते हैं तो हम लोग को फास्ट दिखता है। घर में देखते तुम एरोप्लेन जब बहुत दूर में रहती है ना, तो तुम्हें क्या लगेगा कि बहुत स्लो स्लो चल रहा है। अब बहुत नजदीक रहता तो लगेगा सुई से पार होके चला गया। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है दोनों कंडीशन में। दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Means aerial velocity of the planet with respect to sun is constant. Next one is called law of periods. इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता हूं पहले। ये आपको पता है एलिप्स कहते हैं इसको, एलिप्टिकल पाथ। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। द स्क्वायर ऑफ द प्लेनेट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कोई भी प्लेनेट जो रिवॉल्व करने में टाइम लेता है, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये वाला सेमी मेजर एक्सिस यहां से हुआ, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक सेमी मेजर। हाँ, ठीक है। तो अगर आपको पता करना हो, कोई भी प्लेनेट का पता करना हो कि कितने टाइम में वो घूमता है,
आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ते होंगे आप लोग कि जो मरकरी जो है वो 84 डेज में ही घूम लेता है, सन के चारों साइड चक्कर लगा लेता है। 84 डेज, हाँ। हम लोग कंफ्यूज रहते थे, हम लोग सर से पूछते, सर आप गए थे ना अपने क्या देखने, कैसे पता कि 84 डेज में हो जाता है? और कुछ कुछ ऐसे हैं जो 37,000 ईयर्स लगता है, फिर भी वो एक बार घूमता है सिर्फ। हाँ। कैसे पता? तो वो इसी से पता लगाते हैं, ठीक है, स्वीप्स आउट एरिया से, मतलब कितना इसका यहां से यहां सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है, उसको क्यूब कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, टाइम स्क्वायर निकल गया, उसको रूट अंडर कर दिया, टाइम निकल गया कि कितना टाइम में घूमता है वो। तो इसका मतलब हम लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि वो जो एलिप्स का जो सेंटर है वहां से उस प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, और वो तो बहुत सारे प्रोसेस है, पता लगा लेते हैं हम लोग। मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, लॉज ऑफ ऑर्बिट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड नंबर, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो ये कवर करता है। और थर्ड नंबर, स्क्वायर ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी। Next one is called gravitational potential energy. You know, the negative of work done by the conservative gravitational forces in bringing it from infinity to the present position is called gravitational potential energy. देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं जब यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं इन्फिनिटी से किसी यूनिट मास को नहीं, किसी मास को, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ता है। दोनों में डिफरेंस समझना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किसी बॉडी को, चाहे उसका मास कुछ भी हो, उसको किसी पॉइंट से इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देख लीजिए, यहां इन्फिनिटी पे कोई बॉडी है जिसका मास m है, कुछ भी हो सकता है, उसको वहां से हम लोगों ने यहां पे लाया, यहां पे ला रहे हैं, इस पॉइंट पे ला रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इन्फिनिटी से हम लोग r पे ला रहे हैं, तो आपको पता है कि अर्थ के ग्रेविटेशन से हमको अपोज करना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो U इज इक्वल टू माइनस W, लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U विच इज द माइनस W। क्यों? क्योंकि अपोजिट में हमको वर्क करना पड़ रहा है। माइनस इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी टू R वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ dr। क्लियर है? Yes. Now, the gravitational potential energy of two particles of mass m1 and m2 when distance is r, then U is equal to minus g m1 m2 upon r। अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, इस m2 मास को इन्फिनिटी से यहां पे लाने में जो वर्क करना पड़ा है, बहुत बच्चे समझते क्या है पता है कि सर या m1 है या m2 है, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये मतलब नहीं हुआ, m1 यहाँ पे रुका हुआ है, m2 को इन्फिनिटी से लाके r डिस्टेंस पे हमने रख दिया, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो दिस इज द माइनस g m1 m2 अपॉन r। जैसे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में बताया था, उसी तरह का यहाँ पे फंडा चल रहा है। उसमें माइनस के Q1 Q2 अपॉन R होता था, यहाँ माइनस जी M1 M2 अपॉन R होता है। अगर आपके पास अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है और स्मॉल m कोई बॉडी है, उसको इन्फिनिटी से तुम अर्थ के सरफेस पे ला रहे हो, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। Yes. Difference in potential energy of mass m at a height h from the earth surface, मतलब अर्थ के सरफेस से h हाइट पर किसी बॉडी को हम लोग ला रहे हैं इन्फिनिटी से,
तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस एच, और यहां पे निकालेंगे तो क्या होगा यू आर। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यू आर प्लस एच, मतलब इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट पर माइनस रेडियस मतलब सरफेस पर क्या फॉर्मूला होता है, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होता है, जो डराइव हम लोगों ने किया हुआ है मेन क्लासेस में। जब h की वैल्यू r से बहुत कम होगी तो क्या करेंगे, h r को कैंसिल कर दीजिए, ये 1 हो गया, mgh अपॉन 1, तो दैट इज द mgh। लेकिन गलतियां आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कहते हैं क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस mgh होता है जब h इज सो लेस देन r। क्लियर है? हाँ हाँ। फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम, अगर यहाँ पे एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी ये है, ये दूसरी पार्टिकल ये है, तीसरी पार्टिकल ये है, यहाँ पे इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, तब इन तीनों सिस्टम का टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पहले इसके बीच निकाल लो, माइनस यू जी एम माइनस जी m1 m2 अपॉन r12, फिर इसके बीच निकाल लीजिए, माइनस जी m1 m3 अपॉन r13, यहाँ पे जो डिस्टेंस है r13 नाम दे दिया मैंने, इसका नाम r12 दे दिया, और फिर इसके बीच माइनस जी m2 m3 अपॉन r23, और माइनस कॉमन लीजिए, जी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, माइनस जी इंटू m1 m2 अपॉन r12 प्लस m1 m3 अपॉन r13 प्लस m2 m3 अपॉन r23। यस और नो? यस। फॉर n पार्टिकल सिस्टम, अगर दो नहीं, यहाँ पे 2 3 4 ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा है, n पार्टिकल्स है, तो यू नो n पार्टिकल है तो n इंटू n-1/2 पेयर फॉर्म्स। अगर आपके पास कहीं पे 50 लोग हैं तो कितने पेयर बन सकते हैं, 2-2 करके, 25 पे, तो 50 इंटू 50-1/2 इतने पेयर बनने की पॉसिबिलिटीज है। 50 इंटू 49/2 मतलब 25 इंटू 49, इतने पॉसिबिलिटीज हैं पेयर बनने के। यस। किसी का किसी के साथ भी, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पता चलेगा आपको। हाँ, क्लियर है? हाँ, ऐसे जनरली एक का एक के साथ 25 पेयर ही बनेगा, वो सही कहा आपने, लेकिन मैंने पूछा टोटल पेयर्स कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है, कितने वेज हैं, दैट इज द 25 इंटू 49 पेयर्स। n पार्टिकल के लिए कितने पेयर बनते हैं, n इंटू n-1/2 पेयर्स फॉर्म्स, and total potential energy of the sum is sum of potential energy of all such pairs। सारे पेयर्स का एनर्जी का सम निकाल दीजिए, टोटल एनर्जी निकल जाएगी, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। क्या दिक्कत है बताओ? नहीं। नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से पहले मैं एक छोटा सा तुमको कहानी सुना देता हूं, त्रिशंकु की कहानी। त्रिशंकु जो है एक राक्षस हुआ करते थे, उसने बहुत तपस्या वगैरह की थी, और उन्होंने वाल्मीकि से मांगा, या वाल्मीकि या कोई और ऋषि थे, उनको कहा कि देखिए ऐसा है, हम आपकी तपस्या कर रहे हैं, हमको ऐसा वरदान दीजिए मैं सीधा स्वर्ग चले जाऊं इस बॉडी को लेकर। बहुत लोगों ने बहुत उसने समझाया, ऋषि ने समझाया कि ऐसा मत करो, ठीक है, नियम है कि सब लोग मरने के बाद ही स्वर्ग या नरक जाते हैं, ऐसा कुछ धर्म में लिखा हुआ है। बोला नहीं, मैं जिंदा जाना चाहता हूं। बोला चलो भाई, मैं अपनी शक्ति से भेजने की कोशिश तुम्हें करता हूं, लेकिन नहीं सक्सेस हो गए तो मुझे दोष मत देना। बोला कोई नहीं, आप हमको भेजना स्टार्ट तो कीजिए। तो उन्होंने अपनी तपस्या से उसको भेजना स्टार्ट किया, उस त्रिशंकु को। तो ऊपर जो कहा जाता है कि स्वर्ग के जो देवता है वो इंद्र है। उन्होंने कहा अरे ये तो नियम तोड़ रहा है भाई, कोई भी नियम अपने ब्रेक कभी नहीं करना चाहता है। वो कहता है नहीं ऐसा है त्रिशंकु, तुम नीचे जाओ, क्योंकि जब तुम मरोगे फिर तुम्हारे कर्म के अनुसार से तुमको मैं ऊपर में स्वर्ग में या नरक में भेजूंगा। ठीक है, yes. वो फिर उसको धक्का मार के नीचे कर देते थे।
फिर वाल्मीकि नीचे से ऊपर भेजते थे, मतलब इसी तरह से चलता रहा। तो इसीलिए कहावत हाँ। नहीं है कि बहुत सब लोग जब लटके रहते नहीं बोलते कि त्रिशंकु की तरह लटका पड़ा है। यस। इसका मतलब है कि उसको फेंका नहीं, फेंका तो गया है लेकिन वो दूर नहीं जा पाया, एस्केप वेलोसिटी नहीं ऑब्टेन किया है। अच्छा। हाँ। इसलिए मैंने जोड़ा उस स्टोरी को, इससे ऐसे जोड़ा मैंने, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? देखो, अगर तुमको किसी दिन गुस्सा आ जाए, ठीक है, अपनी बहन का फोन उठाओ और फेंक दो ऊपर, वो थप्पड़ पड़ेंगे वो अलग बात है। अगर तुमने उठा के उसको फेंक दिया तो हो सकता है वो यहाँ पे गिर जाए, या 1 किलोमीटर पे जाके गिर जाए, या अर्थ पे कहीं पे गिर सकता है, या कुएं में चला जाए। यस। अगर वो अर्थ को चाहेगी तो ढूंढ के आराम से वो फोन टूटा फूटा अवस्था में भी लेके आ जाएगी। हाँ। लेकिन अगर तुम इस फोन को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर फेंक दोगे तो वो फोन फिर कभी लौट के नहीं आएगी। हाँ। तो अगर तुम्हें चाहिए कि किसी को अर्थ पे ना मिले, उस चीज को किस स्पीड से फेंकना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकनी चाहिए। यस। क्लियर है? हाँ। एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, बोलता सर ये आदमी जो है ना पाप करता रहेगा। मैंने कहा इसके पाप को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दो, वो देखना कभी भी पाप नहीं करेगा, वो लौट के ही नहीं आएगा। तो यू नो, पाप इज द नॉट द मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने जोक किया। तो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी? The minimum velocity with which a body must be projected from the surface of the earth so that it escapes the gravitational field of the earth. यस। जब किसी बॉडी को इतने वेलोसिटी से फेंको जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और वो लौट के ना आए। यस। क्लियर है? यस। तो उसे ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। And you know, the value of escape velocity from the surface of a planet of mass m and radius r is equal to, लिख लीजिए, v escape equal to under root 2 capital Gm upon r. तो now you know escape velocity ve is equal to under root 2 Gm upon r होता है। और आपको पता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन आर स्क्वायर। सो यू कैन से दैट कैपिटल Gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 GR स्क्वायर अपॉन आर, आर और स्क्वायर को कट कर दीजिए, आंसर शुड बी अंडर रूट 2 GR। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास और शेप और साइज ऑफ द बॉडी, क्योंकि देखते हो ओनली जी पे डिपेंड करता है और जिस प्लेनेट से आपने फेंका है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर जी ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 डाल देते हैं, रेडियस जो अर्थ का होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, वो अगर डाल देते हैं, मतलब 6400 किलोमीटर, वही उसको डाल देते हैं, तो अर्थ के पास जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। इसके लिए मैंने एक छोटी सी बात बताई है बच्चों को कि जो भी तुम्हारे आसपास चारों तरफ घूमे उसको सैटेलाइट कहो, ठीक है। जब किसी बड़ी बॉडी के चारों साइड में छोटी बॉडी रोटेट करती है तो उस छोटी बॉडी को सैटेलाइट कहते हैं। एनी बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ और एनी प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल क्या है? मून, you know. The artificial satellite are man-made satellite launched from the earth. आपको पता है हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं, PSLV वगैरह सब छोड़ते रहते हैं, वो सब सारे मैन मेड सैटेलाइट हैं। उसी के तरह सैटेलाइट की हेल्प से हम लोग फोन पे बातें उते करते हैं, आप लोगों को पता ही है। Yes. The path of these satellites are elliptical with the center of earth at the focus of the ellipse. या फोकी लिखा है मैंने, फोकस का जो प्लूरल होता है उसको फोकाई कहते हैं। हाँ, ठीक है। yes. As a first approximation, we may consider the orbit of satellite as a circular. Mostly लोग सर्कुलर समझते हैं, पहले भी यही मानते थे, लेकिन एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होता है, वो थोड़ा एलिप्टिकल होता है। Now, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, देखिए ये आपके पास अर्थ है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो इस रिवॉल्व करने वाली की वेलोसिटी क्या होगी?
तो जो वेलोसिटी होती है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की, उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। The velocity required to put the satellite into its orbit around the earth is called orbital velocity of satellite. लिख लीजिए फॉर्मूला, V naught is equal to under root gm upon r, स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, वो स्मॉल r है। Yes. ठीक है। एंड यू नो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल gm अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। तो कैपिटल gm इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। सो जी आर स्क्वायर स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h, यू नो वेरी वेल। अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटी है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द r है और h इज सो लेस देन r, तो इसका मतलब h को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये r एक बचा, एक r और स्क्वायर को कट कर दीजिए, तो क्या बचेगा? अंडर रूट जी आर। यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट जी एम अपॉन कैपिटल r। स्मॉल g की वैल्यू डाल दो, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर कितना आएगा? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई भी सैटेलाइट जो रिवॉल्व करता है अर्थ का क्लोजर टू द अर्थ ऑर्बिट्स, तो दिस इज द 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यू नो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू नो अंडर रूट जी आर। तो दोनों का रेशियो क्या होगा? तो रूट अंडर 2, तो you can say that v escape is equal to root 2 times of the v orbital. Yes or no? Yes. Now, period of revolution, कितना टाइम लेता है रिवॉल्व होने में, इसी को पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। The time taken by a satellite to complete one revolution around the earth is called period of satellite. एंड यू नो रिवॉल्यूशन पीरियड t इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन v नॉट, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 पाई अंडर रूट v नॉट के जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए gm अपॉन r, तो ये क्या हो गया? r क्यूब अपॉन gm विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अपॉन जीई। इफ r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द r, तब t इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? 2 पाई अंडर रूट कैपिटल r अपॉन g, विच इज इक्वल टू 84.6 मिनट। ठीक है, अगर अर्थ के ऑर्बिट के पास साथ साथ ही अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तो उसका 84.6 मिनट में एक बार रिवॉल्व कर लेगा। हाँ, टाइम पीरियड t इक्वल टू यू नो 2 पाई, अब r के जगह में r प्लस एक्स डाल दो, तो r प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन gm। इफ x इक्वल टू 0, then you can say that t square is directly proportional to the r cube, which is called Kepler's law. इन सबको लिख लीजिए पहले अच्छे से, तब आगे बढ़ते हैं। Height of satellite in the terms of period. The height of satellite from the earth planet can be determined by the time period and vice versa. अगर ये आपके पास अर्थ है और इतने हाइट पर अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले आप जानते थे, ठीक है, उसी का यहाँ पे यूज करके हाइट निकाल लीजिए। तो यू नो h इज इक्वल टू, अगर यहां से यहाँ r है और ये r है, तो ये हाइट h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल r माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3 माइनस r। क्लियर है? यस। लीजिए h इज इक्वल टू स्मॉल r माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू
अंडर GR² T² upon 4π² to the power 1/3 minus capital R. This is called height of satellite from the Earth's surface. Now energy of satellite, you know, अब जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से रिवॉल्व कर रही है, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फिर दोनों का सम निकालेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी. तो यू नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट K इज इक्वल टू हाफ mv0², v0 इक्वल टू √gm/r. तो यहाँ पुट कर दीजिए. तो यू नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v0², दैट मीन्स gm/r. Overall you can say G capital M small m/2r. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, U इज इक्वल टू माइनस gmm/r. टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू U प्लस K माइनस gmm/r प्लस gmm/2r. सॉल्व कर दीजिए. माइनस gmm/2r विच इज इक्वल टू माइनस K. क्लियर? माइनस के. हाँ, तो लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू gmm/2r. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस gmm/r. एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस gmm/2r विच इज इक्वल टू माइनस K. यस सर. नाउ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जितनी टोटल एनर्जी है वही बाइंडिंग एनर्जी होगी, सिर्फ साइन अपोजिट करके. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड टेक इट टू द इंफिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस E विच इज इक्वल टू gmm/2r. यस. अब बच्चे पूछते हैं कि सर टोटल एनर्जी में और बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिलेशन है? दोनों आपस में इक्वल होते हैं, सिर्फ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नेगेटिव होता है. नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन, और बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होता है, मतलब हटाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए. क्लियर है? तो फिर से याद रखिएगा, लिख लीजिए एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू माइनस gmm/2r और बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस E विच इज द प्लस gmm/2r. यस. एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, अगर ये अर्थ है और कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि अर्थ है, कोई और भी प्लेनेट हो सकता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? यू नो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr. तो mv0 इंटू r, सो m इंटू √gm/r इंटू r. अब इस r को अंदर ले जाइए, स्मॉल m को अंदर ले जाइए, तो क्या होगा? देखो gm/r है ही, m को जब अंदर ले जाएंगे तो m² हो जाएगा, r को अंदर ले जाएंगे r² हो जाएगा, r² cut. So you can say that angular momentum is equal to √g capital M small m² into r. Answer clear है? Yes, sir. Now यस सर. geostationary satellite. सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, ठीक है. एक ऐसा है जो हमें हमेशा लगता है कि एक फिक्स पोजीशन पे रुका हुआ है, और एक ऐसा है जो कि मूव करता रहता है. अगर हम लोग आज यहां देख रहे हैं तो दूसरे दिन में दूसरे जगह दिखेगा. तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, इफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन इक्वेटोरियल प्लेन विद अ टाइम पीरियड ऑफ द 24 आवर इन सेम सेंस दैट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो देखो, अर्थ भी जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है उसी वेलोसिटी से अगर सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है तो वो एक दूसरे को रेस्ट में लगेगा. Then it will appear stationary to the observer on the earth. ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या पार्किंग सैटेलाइट कहते हैं. सो नाउ अब हम लोग ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. अब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे. इसके लिए मैंने APF बनाया है, अमरेश प्रेप फॉर्मूला. इससे आपको पता लगेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. योर पर्सनल प्रिपरेशन इंडिकेटर इसको कहते हैं. वो जो एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा HPS में, उसमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं एक्सरसाइज में, उसको X लेट कर लो. आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उसको Y लेट कर लीजिए.
उसमें मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, सॉल्यूशन भी कुछ कुछ क्वेश्चन के दिए हैं। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन देख लो विदाउट रेफरिंग द एक्सप्लेनेशन, उसको जेड लेट कर लीजिए। और जेड अपॉन वाई मतलब नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट का रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका एक्यूरेसी लेवल आ जाएगा, मतलब कितना एक्यूरेट आप हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन को नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपका प्रिपरेशन लेवल पता चल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपका अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, तो एक्यूरेसी लेवल शुड बी अबव 85 एंड प्रेप लेवल शुड बी अबव 75। इससे आपके रैंक अच्छे बन जाएंगे। क्लियर है? यस हाँ सर। Yes, So sir. now this lecture is finished. कमिंग क्लास में हम लोग अमरेज क्वेश्चंस करेंगे, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने कुछ आप लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है। और कुछ एचपीएस से लिए हैं, कुछ प्रीवियस जो थ्योरी पढ़ाता था उससे, और कुछ न्यू बनाए हैं जो आपके पेपर में आने के चांस हैं। वो सब सारी बातें डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय Yes, sir. एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक। यस सर, थैंक यू सर।